हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जो नाभिकीय अभिक्रिया है उसके अंदर द्रव्यमान ऊर्जा संतुलन के अंदर आगे की तरफ हम क्या करेंगे, नाभिकीय विघटन ऊर्जा के फॉर्मूले को ज्ञात करेंगे। मैंने आप लोगों को जो लास्ट क्लास थी कल वाली, उसके अंदर मैंने नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर विघटन के लिए जो फॉर्मूला था उसके लिए प्रोसेस या फिर जो द्रव्यमान ऊर्जा संतुलन था उसको तो हमने ज्ञात कर लिया था, परंतु हमने क्यूमान समीकरण को ज्ञात करने के लिए जो स्टार्टिंग 2 पॉइंट थे मैंने वो बता दिए थे कि कोई भी नाभिक है वो किस प्रकार से आपतित होगा, तब उससे कोई भी व्युत्पन्न नाभिक किस प्रकार से उत्पन्न होगा या कोई भी उत्सर्जित नाभिक किस एंगल से प्रकीर्णित होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, क्यूमान समीकरण को ज्ञात करना है जो कि किसको प्रदर्शित करता है, किसी भी नाभिक की अभिक्रिया में विघटन ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, वो हमें ज्ञात करना है। जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कोई भी सामान्य अभिक्रिया जो होती है वो किस प्रकार से होती है, कोई भी सामान्य अभिक्रिया जो है वो कैसे होती है, वो इस प्रकार से होती है x प्लस कैपिटल एक्स समय क्या है, एक नया नाभिक विकसित होता है तथा साथ में एक उत्सर्जित कण क्या निकलता है, उससे उत्सर्जित होता है। तो इस अभिक्रिया के अंदर मैंने डायग्राम से आपको बताया था ये व्युत्पन्न नाभिक था, ये कौन सा नाभिक था, उत्सर्जित कण था, तथा ये इंसिडेंट कण तथा ये लक्ष्य नाभिक। अब इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्योंकि ये स्थिर अवस्था में है तो इसके कारण इसकी गति ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो, इसके संवेग का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो, परंतु इसके पास रहेगी तो ओनली और कौन सी, इसकी द्रव्यमान ऊर्जा ही रहती, इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा, एम ऑफ कैपिटल एक्स के रूप में हम इसकी द्रव्यमान ऊर्जा को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन ये आपतित कण जो होता है वो क्या है, किसी गति के साथ में क्या करता है, लक्ष्य नाभिक के ऊपर इंसिडेंट करता है, इसलिए इसकी वेलोसिटी को मान लिया कि vx है, इसकी गति ऊर्जा ex तथा इसका संवेग px तथा उसी के साथ अगर इसका द्रव्यमान है कुछ तो वो हमने मान लिया mx। इसी प्रकार से इन नाभिकों के लिए ये सब चीजें क्या हो जाएगी, my vy ey तथा py के रूप में लिखेंगे, संवेग, द्रव्यमान ऊर्जा, गति ऊर्जा तथा वेग को। और उत्सर्जित कण के लिए भी इसी प्रकार से लिखेंगे एम वाई वी वाई ई ऑफ कैपिटल स्मॉल वाई और पी ऑफ स्मॉल वाई के रूप में लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये नाभिक क्या है, एक आपतित कण जब एक लक्ष्य नाभिक के ऊपर इंसिडेंट होता है तब इस प्रकार से एक उत्पाद के रूप में नया नाभिक तथा उत्सर्जित कण इस प्रकार से उत्सर्जित होते हैं। सॉरी। अब हम इस अभिक्रिया में क्या करेंगे, इस अभिक्रिया में आप लोगों को मालूम हो तो जब विराम अवस्था में ये नाभिक विराम अवस्था तब इसकी एनर्जी तो क्या है, शून्य है, आप लोगों को मालूम है। और मैंने आपको दो इक्वेशन भी यहाँ पे निकलवाई थी, एक जो Q का मान के रूप में, ये तो क्या बताई थी, गति ऊर्जाओं का अंतर, जिसमें ये मान तो किसके बराबर, जीरो के बराबर, क्योंकि लक्ष्य नाभिक या प्रारंभिक नाभिक जो होता है या फिर आप ये कह सकते हो टारगेट न्यूक्लियस जो होता है वो स्थिर अवस्था में होता है, वेलोसिटी जीरो होने के कारण यहाँ पे Ex का मान तो जीरो हो जाएगा। दूसरी जो Q की इक्वेशन बताई थी वो क्या बताई थी, m कैपिटल ऑफ x प्लस m कैपिटल ऑफ y प्लस m स्मॉल ऑफ y माइनस m कैपिटल ऑफ x प्लस m स्मॉल ऑफ x का के बाहर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर के रूप में हम क्या निकालते थे, दूसरी एनर्जी लिखते थे। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बता दिया था। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, इस अभिक्रिया के अंदर जो नाभिक के कोई भी आपतित नाभिक जो है लक्ष्य नाभिक के ऊपर इंसिडेंट होता है तो उसके कारण उत्सर्जित होने वाले कण तथा उत्पाद के कारण जो नया उत्पाद नाभिक बनता है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर इस अभिक्रिया के अंदर कितनी ऊर्जा है वो विघटित होती है उसके बारे में हमको पढ़ना है या उसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया के अंदर किसका उपयोग करेंगे, संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग करके एक ऐसी इक्वेशन निकालेंगे जो कि किसको प्रदर्शित करेगी, नाभिकीय विघटन ऊर्जा को प्रदर्शित करेगी। और वो नाभिकीय विघटन ऊर्जा इन सब अलग अलग क्वांटिटी के अंदर जो एम वाई ई वाई वगैरह दी उनके ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करती है वह समीकरण, उसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, संवेग संरक्षण का नियम लगाना पड़ेगा। तो संवेग संरक्षण का नियम लगाने से पहले एक चीज मैं आपको यह बता दूं, कोई भी अभिक्रिया होती है, कोई भी पार्टिकल जो होता है उसका संवेग और ऊर्जा के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, E बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m के रूप में होता है। अगर यहाँ पे P को लिखना चाहे तो वो किस रूप में लिख सकते हैं, 2me
के रूप में लिख सकते हैं। तो हम अगर इसके अंदर संवेग संरक्षण का नियम लगाए, अभिक्रिया में कौन सा नियम लगाने पे, अभिक्रिया में संवेग संरक्षण का नियम लगाने पर, पहले तो हम कौन से अक्ष के अनुदिश लगाएंगे, अभिक्रिया में संवेग संरक्षण का नियम। पहले हम अभिक्रिया में कौन से अक्ष के अनुदिश लगाएंगे, एक्स अक्ष के अनुदिश, क्योंकि आपको मालूम हो तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार अभिक्रिया के अंदर अभिकारक तथा उत्पादों का संवेग हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अभिकारक तथा उत्पाद के संवेग का सदिश योग किसके बराबर होता है, शून्य हो, तो उस अभिक्रिया के अंदर संवेग हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष के अनुदिश अभिकारकों का संवेग किसके बराबर होना चाहिए, एक्स अक्ष के अनुदिश उत्पादों के संवेग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष के अनुदिश जो इसका संवेग होगा वो क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ कैपिटल एक्स बराबर क्या आ जाएगा, पी ऑफ स्मॉल वाई साइन कॉस थीटा प्लस पी ऑफ कैपिटल वाई कॉस फाई के रूप में लिख देंगे। अब यहाँ से पी का मान क्या है, √2 ऑफ एम ई के रूप में है, तो वो मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगी इक्वेशन, 2 ऑफ एम ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स प्लस √2 ऑफ कैपिटल एम ऑफ एक्स कैपिटल ई ऑफ एक्स आ जाएगा। ये वैल्यू तो 0 के बराबर है क्योंकि गतिज ऊर्जा का मान क्या है, 0 है। अब आगे की तरफ यहाँ पे पी वाई का मान रखेंगे, तो 2 ऑफ एम ऑफ वाई ई ऑफ वाई कॉस थीटा प्लस √2 ऑफ एम कैपिटल वाई ई कैपिटल वाई कॉस फाई के रूप में ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से जब हम क्या करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम हो तो कोई भी नाभिक की अभिक्रिया जो होती है, मतलब ज़्यादातर थ्योरेटिकली या फिर आप ये कैसे प्रैक्टिकली यह कहा जाता है या किसी भी बुक में यह बताया गया है कि कोई भी नाभिक की अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, जो उत्सर्जित या आपतित कण जो होता है, उस आपतित कण की ऊर्जा तथा उसके कारण उत्सर्जित होने वाले कण का जो प्रकीर्णन कोण जो होता है उसका मान तो हमेशा उस अभिक्रिया के अंदर या अवलेखित किया जा सकता है या लिखा जा सकता है, परंतु उत्सर्जित होने वाले नाभिक जो होता है, उत्सर्जित होने वाला नाभिक जो होता है उसकी ऊर्जा तथा उसके प्रकीर्णन कोण को ज्ञात करना क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है। इस वजह से किसी भी अभिक्रिया में, कोई भी अभिक्रिया नाभिक की अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या किया जाता है, उस अभिक्रिया के अंदर से हमेशा उत्सर्जित होने वाले नाभिक के तथा उसके प्रकीर्णन कोण को हमेशा क्या किया जाता है, विलुप्त किया जाता है या उस अभिक्रिया या उस समीकरण में से हटाया जाता है। उसका कारण होता है, क्योंकि उसका कारण ये होता है कि उनको ज्ञात करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इस वजह से उनको क्या किया जाता है, किसी भी रिएक्शन में से या किसी भी रिएक्शन के अंदर से नाभिकीय विघटन ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, उसकी ऊर्जा को तथा उसके प्रकीर्णन कोण को क्या कर दिया जाता है, रिएक्शन या अभिक्रिया या फिर अभिक्रिया से जो नाभिकीय विघटन ऊर्जा का समीकरण निकाला उससे उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इस cos फाई तथा इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इस टर्म को दूसरी तरफ क्या कर देंगे, विस्थापित करेंगे, या फिर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर देंगे, उसको विस्थापित करेंगे। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, √2 ऑफ एम कैपिटल वाई ई कैपिटल वाई कॉस फाई किसके बराबर आ जाएगा, √2 ऑफ ई एक्स एम एक्स माइनस √2 ऑफ एम स्मॉल वाई ई स्मॉल वाई कॉस थीटा के रूप में हमें एक इक्वेशन मिल गई। यह समीकरण जो है हमें किसको प्रदर्शित करेगी, यह समीकरण एक जो है आप लोगों को किसको प्रदर्शित करेगी, यह समीकरण नंबर 1 एक्स अक्ष के अनुदिश नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर संवेग संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करती है। अब इसी प्रकार से हमें क्या निकालनी है, वाई अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण का नियम लगाना है, किसके अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश।
तो अब इसी रिएक्शन के अंदर हम क्या लगाएंगे, वाई अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण का नियम। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये आपतित कण तथा लक्ष्य नाभिक है, इसकी गति वाई अक्ष के अनुदिश, मतलब इस प्रकार से तो कोई गति है नहीं, ये क्या एक सीधी रेखा में एक्स अक्ष के अनुदिश ही गति कर रहे हैं, तो उस वजह से वाई अक्ष के अनुदिश आपतित कण या फिर अभिकारकों की गति क्या है, शून्य है। या फिर आप ये कह सकते हो v ऑफ वाई अक्ष का मान जो है वो क्या है, वो शून्य है। तो उस कंडीशन में जो अभिकारक नाभिक होंगे उनके लिए वाई अक्ष के अनुदिश संवेग का मान 0 होने के कारण वाई अक्ष के अनुदिश या राइट लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारकों का संवेग क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसी की जगह पर हम क्या करेंगे, उत्पादों का वाई अक्ष के अनुदिश संवेग का मान ज्ञात करेंगे, तो वो तो हम घटकों के रूप में जिस प्रकार से एक्स अक्ष के लिए लिखा है उसी प्रकार से वाई अक्ष के अनुदिश भी लिख देंगे। तो आप लोगों को मालूम है जब हम उत्पाद नाभिक का वाई अक्ष के अनुदिश संवेग लिखेंगे तो वो तो क्या होगा, एक्स अक्ष के अनुदिश धनात्मक वाई अक्ष के अंदर होगा, लेकिन वहीं पे उत्सर्जित कण का यही वाई अक्ष के अनुदिश संवेग क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन होता है, तो उस वजह से उसका मान नेगेटिव के रूप में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ कैपिटल वाई साइन फाई माइनस पी ऑफ स्मॉल वाई साइन थीटा। यहाँ पे माइनस का आने का कारण एक ही है, यहाँ पे जो माइनस 0 बराबर पी ऑफ कैपिटल वाई साइन फाई माइनस पी ऑफ कैपिटल वाई स्मॉल वाई साइन थीटा। यहाँ पे माइनस आने का कारण क्योंकि जो गति का घटक है वाई अक्ष के अनुदिश किसका, उत्सर्जित नाभिक का, वो क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, उस वजह से ये साइन ये वाला टर्म्स जो है वो माइनस में आया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों ही टर्म्स को आप लोगों को मालूम फाई और वाई को क्या करना, कैपिटल वाई को फाई प्रकीर्णित कोण किसका, उत्सर्जित नाभिक का, तथा उसकी जो संवेग है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब इन दोनों को हम इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P ऑफ कैपिटल वाई साइन फाई इजिकल्स तो क्या आ जाएगा, P ऑफ स्मॉल वाई साइन थीटा प्राप्त होगा। यहां से हम क्या करेंगे, मान रखेंगे किसका, पी वाई का, जो कि इसके रूप में 2 ऑफ एम ई के रूप में आएगा, तो वो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 ऑफ एम कैपिटल वाई ई कैपिटल वाई साइन फाई बराबर रूट ऑफ 2 एम स्मॉल वाई ई स्मॉल वाई कॉस थीटा के रूप में हमें क्या मिल गई, इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन की सहायता से हम क्या कर लेंगे, इन दो इक्वेशन की सहायता से हम क्या कर लेंगे, क्यू मान समीकरण का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब इस डायग्राम का कोई यूज नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूं, क्योंकि जो इक्वेशन हमें इससे प्राप्त करनी थी वो तो हमने ज्ञात कर ली, परंतु अब मैं एक पॉइंट लिखूंगा जिसमें मैं आपको पहले ही कह दूं, मैं ये बता रहा हूं कि कोई भी नाभिक की अभिक्रिया जो होती है उसके अंदर आपतित कण की ऊर्जा तथा उसके कारण उत्सर्जित होने वाले कण की प्रकीर्णन कोण का मान तो पहले से ही दे दिया जाता है या अवलेखित किया जाता है ज्यादातर, परंतु जो उत्सर्जित नाभिक जो होता है उसकी ऊर्जा के बारे में तथा उसके प्रकीर्णन कोण के बारे में कभी भी मतलब या उसके प्रकीर्णन कोण का मापना या उनको ज्ञात करना बहुत ही कठिन होता है। इस वजह से इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 से हम क्या करते हैं, ई ऑफ कैपिटल वाई तथा वाई का मान क्या करते हैं, का विलोपन करते हैं, तथा उसके विलोपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का वर्ग करके उसको जोड़ देंगे। क्योंकि किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में, क्योंकि किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में, किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में आपतित कण की आपतित कण एवं उत्सर्जित
कण की ऊर्जा, कण की ऊर्जा तथा प्रकीर्णन कोण का अवलेखन किया जाता है, अवलेखन किया जाता है, परंतु व्युत्पन्न नाभिक की गतिज ऊर्जा तथा प्रकीर्णन कोण का मापन क्या होता है? प्रकीर्णन कोण का मापन अत्यंत कठिन होता है, इसलिए सॉरी, अतः समीकरण नंबर 1 से 1 व 2 से EY व फाई को लुप्त करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करने पर हमें क्या करना पड़ेगा? EY और फाई को विलुप्त करेंगे तभी हमें नाभिक के विघटन अभिक्रिया या नाभिक के विघटन ऊर्जा का मान पता चलेगा। इस वजह से क्या किया जाता है? EY व फाई को विलुप्त किया जाता है। दूसरा, इनको ज्ञात करना बहुत ही कठिन होता है किसी भी अभिक्रिया के लिए, या कैलकुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट होती है, उस वजह से भी इनको विलुप्त किया जाता है। तथा जिस पूरी अभिक्रिया के अंदर इनको विलुप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 तथा 2 का क्या करेंगे? स्क्वायर करके उनको जोड़ेंगे, तब उस अभिक्रिया के अंदर कितनी नाभिकीय विघटन ऊर्जा उत्सर्जित हुई है उसके बारे में पता चलेगा। हमें क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 तथा 2 को क्या करना है? स्क्वायर करके जोड़ना है। 1 तथा 2 को क्या करेंगे? स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो उस कंडीशन में आप देखिए, इक्वेशन नंबर 1 रूट ऑफ 2 ऑफ m कैपिटल Y E कैपिटल Y से रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, और पीछे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर फाई। इधर से क्या आ जाएगा? प्लस 2 ऑफ m कैपिटल Y E कैपिटल Y साइन स्क्वायर फाई आएगा। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे? 2 ऑफ m स्मॉल y E स्मॉल y स्क्वायर लगाने पे रूट हटेगा, तो इस कॉस के ऊपर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसका इक्वेशन का कोष्टक में क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, रूट ऑफ 2 E ऑफ x m ऑफ x माइनस रूट ऑफ 2 m ऑफ y E ऑफ y कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां से हमें क्या प्राप्त होगा? 2 ऑफ एम वाई ई वाई कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ये तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। बराबर हमें क्या मिलेगा? 2 ऑफ ई ऑफ स्मॉल वाई एम ऑफ स्मॉल वाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ऑफ ई ऑफ एक्स एम ऑफ एक्स माइनस की जगह और एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, ए ऑफ ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी के बराबर। तो यहाँ पे बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 ऑफ एम ऑफ वाई ई ऑफ वाई कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, फॉर ई ऑफ एक्स एम ऑफ एक्स ई ऑफ वाई एम ऑफ वाई अप इंटू कॉस थीटा आ गया। अब यहां से आप देखोगे तो दो टर्म ये वाली और ये वाली के अंदर भी क्या है, ई ऑफ वाई एम ऑफ वाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ई ऑफ वाई एम ऑफ वाई कॉमन आएगा तो यहां से आप देखिए इक्वेशन को वापस लिखते हैं तो 2 कैपिटल ऑफ एम वाई ई वाई बराबर क्या आ जाएगा, 2 ई ऑफ वाई एम ऑफ वाई, ये कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस नहीं आएगा, यहाँ पे साइन थीटा आएगा। एक मिस्टेक हो गई थी, कोई नहीं, ये वापस सही कर दिए। यहाँ पे ध्यान रखना साइन थीटा आएगा क्योंकि हम लंबवत घटक ले रहे थे, लंबवत घटक में हमेशा साइन आएगा तो इस वजह से यहाँ पे भी साइन था। पहले सही लिखा होता है, यहाँ पे गड़बड़ से थीटा की कॉस की जगह साइन की जगह कॉस लिख दिया, वापस सही कर दिया, साइन थीटा होगा। इक्वेशन नंबर 2 में सही कर देना। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ से कॉमन में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस 2 ऑफ ई ऑफ एक्स एम ऑफ एक्स माइनस 4 ऑफ रूट ई ऑफ एक्स एम ऑफ एक्स ई ऑफ वाई एम ऑफ वाई कॉस थीटा आ गया। ये वैल्यू भी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, और ये 2 से ये 2 गया, ये भी 2 गया और इधर क्या बच गया 2। तो इक्वेशन क्या बनेगी आप लोगों की, इक्वेशन नई इक्वेशन जो बढ़ेगी, एम ऑफ कैपिटल वाई ई ऑफ कैपिटल वाई बराबर ई ऑफ स्मॉल वाई एम ऑफ स्मॉल वाई प्लस ई ऑफ स्मॉल एक्स एम ऑफ स्मॉल एक्स माइनस 2 टाइम्स रूट एम ऑफ स्मॉल एक्स ई ऑफ स्मॉल एक्स एम ऑफ स्मॉल वाई ई ऑफ स्मॉल वाई कॉस थीटा के रूप में एक इक्वेशन प्राप्त हुई। अब इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, ओनली फॉर ई वाई को इधर रखना है, तो एम वाई को किधर भेजेंगे, उधर भेजेंगे, तो ई ऑफ कैपिटल वाई क्या आ जाएगा, एम ऑफ स्मॉल वाई अपॉन एम ऑफ कैपिटल वाई ई ऑफ स्मॉल वाई प्लस एम ऑफ कैपिटल स्मॉल एक्स अपॉन एम ऑफ कैपिटल वाई ई एक्स माइनस 2 ऑफ रूट एम ऑफ स्मॉल एक्स ई ऑफ स्मॉल एक्स एम ऑफ कैपिटल स्मॉल वाई ई ऑफ स्मॉल वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, एम ऑफ कैपिटल वाई कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको नंबर लगा लेते हैं हम 3। अब हमें ज्ञात करना है किसका मान है, क्यू मान, इक्वेशन का मान ज्ञात करना है, क्यू का मान ज्ञात करना है, नाभिकीय विघटन ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो नाभिकीय विघटन ऊर्जा का मान ज्ञात करना है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन के लिए हमें इसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा, वो जो आप लोगों को नाभिकीय विघटन ऊर्जा की परिभाषा की थी उस परिभाषा का यूज करके हमें क्या लगाना पड़ेगा, ई वाई का मान क्यू के रूप में लाना पड़ेगा। कैसे, देखिए क्योंकि हम जानते हैं नाभिकीय विघटन ऊर्जा किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई ऑफ कैपिटल वाई प्लस ई ऑफ स्मॉल वाई माइनस ई ऑफ कैपिटल एक्स और प्लस माइनस ई ऑफ स्मॉल एक्स, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। तो समीकरण क्या मिलेगी, ई ऑफ कैपिटल वाई प्लस ई ऑफ स्मॉल वाई माइनस ई ऑफ स्मॉल एक्स। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ कैपिटल वाई का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ई ऑफ कैपिटल वाई जो है वो क्या निकलेगा, क्यू माइनस ई ऑफ स्मॉल वाई प्लस ई ऑफ कैपिटल एक्स के रूप में इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये समीकरण नंबर क्या बन गई, 4 बन गई।
अब इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में मान रखेंगे। इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 में क्या रखने पर, 4 में मान रखने पर तो क्यू मान इक्वेशन क्या मिल जाएगी, किस फॉर्मेट में आ जाएगी, देखिए यहाँ पे ई वाई की जगह के क्या क्या आ जाएगा, क्यू माइनस ई ऑफ स्मॉल वाई प्लस ई ऑफ स्मॉल एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एम ऑफ स्मॉल वाई अपॉन एम ऑफ कैपिटल वाई ई ऑफ स्मॉल वाई प्लस एम ऑफ स्मॉल एक्स अपॉन एम ऑफ कैपिटल एक्स सॉरी वाई इंटू ई ऑफ स्मॉल एक्स माइनस 2 ऑफ रूट एम ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स एम ऑफ वाई ई ऑफ वाई अपॉन कैपिटल एम वाई क्या आ जाएगा, कॉस थीटा के रूप में एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर आप देखोगे तो इधर वाले जो भी क्यू को छोड़ के बाकी टर्म्स सब है, सभी टर्म्स है, उनको क्या करेंगे राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो हमें क्या मिलेगी, वह इक्वेशन मिल जाएगी जिससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में कितनी ऊर्जा है वो विघटित हुई है या विघटन के दौरान कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई है या विघटन की क्या ऊर्जा है उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। या फिर अगर हमें नाभिक के अंदर यूज होने वाले सभी कणों की द्रव्यमान ऊर्जा या गतिज ऊर्जा के बारे में मालूम हो तो हम उस जो हमें अभी समीकरण मिलेगी उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उस अभिक्रिया या उस समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, उस नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिकीय विघटन ऊर्जा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इस अभिक्रिया के अंदर ये थीटा वाली टर्म लिखी हुई है, ये किसका उत्सर्जित कण के प्रकीर्णन कोण का मान है, जो कि नॉर्मली सभी रिएक्शन में दिया होता है। तो अगर नहीं दिया हुआ हो तो भी अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू को मान के भी करेंगे तो भी हम उस रिएक्शन के अंदर लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है उस मान को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, m ऑफ स्मॉल y अपॉन m ऑफ कैपिटल Y E ऑफ स्मॉल y प्लस E ऑफ स्मॉल y प्लस m ऑफ स्मॉल x अपॉन m ऑफ कैपिटल Y E ऑफ स्मॉल x माइनस E ऑफ स्मॉल x माइनस 2 टाइम ऑफ रूट m ऑफ x E ऑफ x m ऑफ y E ऑफ y अपॉन m ऑफ कैपिटल Y cos थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो Q मान इक्वेशन किस प्रकार से प्राप्त होगी, इस प्रकार से देखिए, E y को कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 1 प्लस m ऑफ स्मॉल y अपॉन m ऑफ कैपिटल Y लिख सकते हैं। यहां से माइनस के ex कॉमन ले लेते हैं तो इक्वेशन क्या मिलेगी, 1 माइनस m ऑफ कैपिटल x सॉरी स्मॉल x अपॉन m ऑफ कैपिटल y माइनस 2 ऑफ रूट m ऑफ x E ऑफ x m ऑफ कैपिटल स्मॉल y E ऑफ स्मॉल y अपॉन m ऑफ कैपिटल y cos थीटा। ये समीकरण नंबर 5 जो है ये समीकरण नंबर 5 जो है वो किसको प्रदर्शित करेगी, ये समीकरण नंबर 5 ही किसको प्रदर्शित करेगी, किसी नाभिक की अभिक्रिया में Q मान समीकरण है या फिर उसको प्रदर्शित करती है, जिसमें Q मान को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विघटन ऊर्जा, नाभिकीय विघटन ऊर्जा भी हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमको इस इक्वेशन के अंदर ज्ञात करना होगा। अब हम जो कल की नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इस इक्वेशन को किस रूप में सॉल्व कर सकते हैं वो ज्ञात करेंगे। और दूसरी चीज, इस इक्वेशन की सहायता से कोई भी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया या उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उसका मान ही हम
ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे तथा अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको भी सॉल्व करेंगे।